कहानी की शुरुआत में दो बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि खिड़की के बाहर अचानक कुछ अजीब साए दिखाई दिए हैं। दरअसल ये पूरी दुनिया मौत के साए में है और वायरस की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। जहां पिछले 6 सालों से ये खतरनाक वायरस फैला हुआ है और ये भाई बहन अब तक इस वीरान विला में किसी तरह जिंदा बचे हुए हैं। इस खतरनाक माहौल में हर कोई जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जिस मुसीबत का सामना ये दोनों कर रहे हैं वो उनकी सोच और कल्पना से कहीं बढ़कर है। कुछ दिन पहले इस विला में एक जोड़ा आया था, जिन्हें देखकर किमो हाथ में अपनी खिलौने वाली बंदूक लेकर बाहर आ गया। उस आदमी ने किमो से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन किमो को खामोश देखकर वो हंसने लगा और बोला कि अगली बार मिलते हैं। उसी रात किमो और उसकी बहन ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दिए। बाहर अब भी कुछ लाशें पड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी वक्त विला के अंदर घुस सकती हैं। सुबह होने पर किमो ने अपनी बंदूक की मैगजीन में गोलियों की जांच की, जिससे साफ था कि वह कोई मामूली खिलौना बंदूक नहीं थी। जब ये भाई बहन बाहर खेल रहे थे तो अगले दिन वही पिकअप ट्रक दोबारा वहां आ गया। इस बार उस जोड़े का रवैया काफी सख्त था और उन्होंने फिर से उसके माता पिता के बारे में पूछा। किमो ने उनसे झूठ बोल दिया कि वे दोनों कुछ सामान लेने के लिए पास के कस्बे में गए हैं, लेकिन दो समझदार इंसानों को इस तरह के मामूली बहाने से भला कैसे धोखा दिया जा सकता था। उस औरत ने जानबूझकर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा कि कस्बे से यहाँ तक आने जाने में कई घंटे का वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि वे किमो और उसकी बहन की हिफाजत कर सकते हैं जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आते। उन्होंने देखा कि इस विला में जरूरत का सारा सामान मौजूद है और एक काम करने वाला फ्रिज भी है। इसके बाद उस जोड़े ने वहीं रुकने का फैसला किया और आदमी ने कहा कि वह अपनी कार को बाहर कहीं छिपा देगा। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। रात के वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो किमो ने उस जोड़े की आपसी बातचीत चुपके से सुन ली। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों इस जगह से बहुत खुश और संतुष्ट हैं। अपनी बहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किमो उसे एक महफूज तहखाने यानी सेफ रूम में ले गया। ये कमरा और उनके पास मौजूद अनोखे हथियार ही वो चीजें थीं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इन भाई बहन को जिंदा रहने में मदद की थी। अगली सुबह किमो ने पहले से ही सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। जाहिर है कि उसने इस विला को पूरी तरह अपना घर मान लिया था और वह लड़का ऊपर से बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिख रहा था। तभी उसने एक बहुत ही अजीब बात कही कि देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रात हुई तो किमो ने उस आदमी से अचानक वक्त पूछा कि क्या समय हुआ है। फिर अचानक किमो ने फुर्ती से अपनी बहन को उठाया और उसे ले जाकर महफूज कमरे के अंदर बंद कर दिया। नीचे के कमरे में वह पति पत्नी अभी भी आपस में झगड़ रहे थे और उन्हें आने वाली मुसीबत का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी उस लड़की ने कहा कि वह बाथरूम जा रही है। अचानक बाथरूम की खिड़की से उसने बाहर कुछ लाशें पड़ी हुई देखी। उसने फौरन वहां की लाइट बंद कर दी, क्योंकि उसे लगा कि अंधेरे में वो मुर्दे उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो अपने ठीक पीछे का दरवाजा भूल गई थी। उधर जैक को जल्द ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने उन ज़ॉम्बी बने हुए लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक गोली उसकी बीवी को लग गई थी। उसने और पास जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर मरी पड़ी थी। इसके ठीक बाद वह जोड़ा वहां से पूरी तरह गायब हो गया और किमो और उसकी बहन ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसी बीच लंबे बालों वाला एक आदमी जंगल में भटक रहा था, जिसने बर्फीली जमीन पर शिकार के कई जाल बिछे हुए देखे। उन जालों के निशानों का पीछा करते हुए उसे जल्द ही इस विला का पता चल गया। तभी अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने आई और जब वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही बिना किसी वजह के उसकी गर्दन में तेज दर्द होने लगा। दरअसल उसे एक बेहोशी की सुई चुभा दी गई थी। स्वाभाविक रूप से यह शॉट किमो नाम के उसी लड़के ने चलाया था। ये साफ था कि यह तरीका उसकी जिंदगी बचाने और सर्वाइवल की कलाओं में से एक था। जब वह आदमी होश में आया तो किमो काफी देर से हाथ में बंदूक लिए उसके जागने का इंतजार कर रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी का नाम एडैन है। वह एक स्पेशल फौजी था जो उस इलाके से गुजर रहा था। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के इरादे से उत्तर की तरफ जा रहा था। किमो उसे देखकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा यह शख्स बाकी लोगों से काफी अलग है, क्योंकि यह आदमी उनका खाना और दवाइयां नहीं चुराना चाहता था, बल्कि सिर्फ अपना हथियार वापस मांग रहा था। किमो ने मौका देखकर एडैन से विला की बिजली चालू करने में मदद मांगी, जिसे सुनकर एडैन के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। उसने किमो से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, और इस बार किमो ने उससे कोई झूठ नहीं बोला। उसने सच बताया कि उसके पिता एक साइंटिस्ट थे जो काफी समय से लापता हैं, और उसकी माँ एक सुरक्षा कर्मी यानी सिक्योरिटी एजेंट हैं, जो कुछ दिनों से एक मिशन पर बाहर गई हैं और जल्द ही वापस लौट आएंगी। एडैन ने जब घर के अंदर बिजली पैदा करने वाली रनिंग मशीन यानी ट्रेडमिल को देखा तो वो हैरान रह गया कि इस विला में इस तरह से पावर सप्लाई चालू रखी गई थी। अचानक खिड़की के पास एक लाश आ गई। एडैन ने बिना ज्यादा सोचे एक लोहे का बर्तन उठाया और तेजी से बाहर की तरफ भागा। उस लाश का काम तमाम करने के बाद एडैन खून से लथपथ होकर वापस अंदर आया। उसे देखकर किमो चिल्लाया कि तुमने उसे क्यों मारा? ये तो खास बुलेट प्रूफ शीशे हैं और बाहर चाहे कितनी भी लाशें जमा हो जाएं।
वे इन्हें कभी नहीं तोड़ सकती। भले ही एडैन को इस बात के लिए डांट पड़ी थी, फिर भी उसके दिल में इन बेसहारा भाई बहन के लिए हमदर्दी जाग गई थी। इसलिए उसने खुद ही उस रनिंग मशीन पर दौड़ने का फैसला किया ताकि मैनुअल तरीके से पूरे घर को चार्ज किया जा सके। इस समय तक किमो विला से बाहर जा चुका था, क्योंकि वे दोनों भाई बहन हर सुबह विला के आसपास लगे जालों की जांच करते थे ताकि लाशों को घर के पास आने से रोका जा सके। जैसा कि उम्मीद थी, एक ज़ोंबी उस जाल में फंसा हुआ मिला। विला में नाश्ता करने के बाद एडैन किमो की मां के काम करने वाले कमरे में गया। जियोमेट्री मेज पर कुछ तस्वीरों के साथ एक कार की चाबी रखी हुई थी। चाबी लेकर एडैन फौरन गैरेज की तरफ भागा, लेकिन बदकिस्मती से वह कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इसी दौरान गैरेज के कोने में बने एक कमरे पर उसकी नजर पड़ी, जिसे देखकर एडैन को लगा कि यह कोई औजारों का कमरा यानी टूल रूम है। वह जैसे ही अंदर देखने लगा, किमो ने आकर उसे वहां जाने से रोक दिया। पूरे दिन साथ रहने के बाद उन भाई बहन को यह यकीन हो गया था कि एडैन कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए उस रात वे सोने के लिए अपने महफूज तहखाने में नहीं गए। लेकिन किसी अनजान वजह से किमो ने खुद को हथकड़ियों की मदद से एक जगह जकड़ लिया था। सुबह होते ही बाहर किसी के कदमों की आहट सुनकर एडैन की आंख खुल गई। उसने देखा कि किमो उसे बुलाने आया है, क्योंकि आज फिर से एक लाश उनके बिछाए जाल में फंस गई थी। उस लाश को ठिकाने लगाने को लेकर किमो सोच में पड़ा हुआ था कि तभी अचानक एडैन वहां आ गया। एडैन को उस लाश को देखकर तुरंत ये एहसास हो गया कि वह कोई और नहीं बल्कि किमो की मां है, जो इन्फेक्टेड हो चुकी है। वह जैसे ही उस लाश को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, किमो ने अपनी बंदूक तानकर उसे रोक दिया। एडैन गुस्से में वापस विला के अंदर आया और उसने उस औजारों वाले कमरे का ताला तोड़ दिया जिसमें उसे जाने से रोका गया था। अंदर उसे एक कंबल मिला और वहां की दीवारों पर हर तरफ गहरे खरोंचों के निशान थे, जिससे साफ था कि वहां किसी इन्फेक्टेड को बंद करके रखा जाता था। इन सब चीजों को देखकर एडैन का शक और गहरा हो गया। इसी बीच विला के बाहर एक कार का हॉर्न बजा, जिसमें कुछ बचे हुए लोग यानी डाकू आए थे, जिनका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं था। उनमें से एक शख्स हाथ में बंदूक लिए विला के चारों तरफ घूम रहा था। एडैन के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। पहाड़ की तरफ से लौट रहा किमो बस दूर से यह सब देखता रह गया। उधर उसकी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ी होकर अनजाने में उस लुटेरे को देखकर हाथ हिलाने लगी। तभी अचानक एडैन वहां आया और उस स्थिति को संभाला। डर की वजह से किमो की सांसें फूलने लगी थीं। जब उस लुटेरे को घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद मिले, तो वो आखिर में अपनी कार लेकर वहां से चला गया। ये सब देखने के बाद किमो का भरोसा एडैन पर और बढ़ गया और उसने फौरन उसका हथियार उसे वापस सौंप दिया। एडैन को लगा कि अब उसका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके मन में थोड़ी झिझक थी। तभी उसे सपने में अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। जागने के बाद एडैन ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो किमो और उसकी बहन को अपने साथ अपनी पत्नी से मिलवाने ले जाएगा, जिससे न केवल उसकी इच्छा पूरी होगी बल्कि उन बच्चों की देखभाल करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन किमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो वहीं रुककर अपनी मां के वापस लौटने का इंतजार करना चाहता था। तभी अचानक बाहर एक जोरदार आवाज हुई और पता चला कि कल वाले डाकू अपने साथ और भी कई साथियों को लेकर वापस आ गए हैं और उन्होंने बाहर खेल रही किमो की बहन का अपहरण कर लिया है। जब दोनों तरफ से झड़प हो रही थी, तभी पास से गोलियों की आवाज आई और वे दोनों लुटेरे जमीन पर गिर पड़े। एडैन ने दौड़कर उस बच्ची को अपने पास खींच लिया। दरअसल वो गोलियां किमो की एजेंट मां लीना ने चलाई थीं। लेकिन तभी लुटेरों की एक जवाबी गोली सीधे एडैन के सीने में जा लगी और वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। न जाने कितना वक्त गुजरा, लेकिन जब आखिरकार एडैन की आंख खुली तो उसके सीने का घाव पूरी तरह भर चुका था और उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांधा गया था। ऊपर की मंजिल पर किमो का परिवार खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। एडैन गहरी उलझन में विला के अंदर गया, जहां लीना ने उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। लीना ने समझाया कि इस वायरस के आम इन्फेक्शन से इंसान के दिमाग की काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वह सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भागता है। लेकिन इस दुनिया में एक खास किस्म का म्यूटेंट इन्फेक्शन भी फैला हुआ है, जिससे इन्फेक्टेड लोगों का दिमाग आम ज़ोंबी से बिल्कुल अलग होता है। इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर के किसी भी बड़े नुकसान, घाव या बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खामी यह है कि कोई गंभीर चोट लगने पर या कुछ वक्त बीतने के बाद वह कठिन समय आता है जब वो इंसान पूरी तरह पागल और खूंखार म्यूटेंट बन जाता है। उस पागलपन के दौरान वो एक आम ज़ोंबी की तरह ही व्यवहार करता है। यह सुनकर एडैन दंग रह गया और उसने पूछा कि क्या वो खुद भी उसी खास इन्फेक्शन का शिकार है। तो लीना ने हाँ में सिर हिलाया। अगर ऐसा न होता तो सीने में गोली लगने के बाद एडैन कभी जिंदा नहीं बचता और वो पागल होने के बजाय अगले दिन एक सामान्य इंसान की तरह होश में आ गया। इसके बाद लीना ने एडैन को एक और हैरान करने वाली बात बताई कि उसका बेटा किमो भी बिल्कुल एडैन की तरह ही एक स्पेशल इन्फेक्टेड है। उस रात जब विला में वह जोड़ा आया था तो किमो को पागलपन का दौरा पड़ा था और उसी हालत में उसने उन दोनों की जान ले ली थी। यही वजह थी कि किमो को हर रात खुद को हथकड़ियों से बांधना पड़ता था।
एडैन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या इस पागलपन के शुरू होने के वक्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो लीना ने बताया कि किमो के पालतू कुत्ते को एक खास ट्रेनिंग दी गई है। वह कुत्ता किमो के पागल होने से ठीक पहले उसकी एक खास गंध को सूंघकर पहचान लेता है और भौंकने लगता है। एडैन को फौरन खरोंचों से भरा वो कमरा याद आया जहाँ किमो का पागलपन शुरू होता था। अचानक विला के बाहर फिर से एक कार का हॉर्न बजा। लीना अपनी बेटी को गले लगाकर बाहर गई जहाँ फौजियों का एक ग्रुप आया हुआ था। उनके लीडर की सफेद दाढ़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो लीना उसे पहले से जानती हो। पता चला कि उस बुजुर्ग की बेटी एक छोटे गोरे लड़के के साथ घर से भाग गई थी और वो परेशान होकर अपने आदमियों के साथ उसे हर जगह ढूंढ रहा था। लीना ने उससे वादा किया कि अगर उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो वक्त रहते उसे इत्तला कर देगी। और इसके बाद वो सफेद दाढ़ी वाला शख्स वहां से चला गया। उस रात एडैन ने लीना से इस विला की बनावट के बारे में पूछ लिया। लीना ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को बहुत पहले से ही इस वायरस के फैलने का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने ऐसे दूर दराज के इलाकों में पहले से ही हजारों की तादाद में मजबूत शेल्टर यानी पनाहगाहें बना दी थीं, जो हर तरह के पावर सप्लाई सिस्टम से लैस थीं और पूरी तरह आत्मनिर्भर थीं। यह सब सुनकर एडैन को बहुत अजीब लगा और उसने कहा कि लीना को बाकी बचे हुए लोगों को भी इस बारे में चेतावनी देनी चाहिए ताकि और भी जानें बचाई जा सकें। लेकिन लीना ने बेबसी से सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उसने रोते हुए बताया कि किमो को बचपन से ही दिल की जन्मजात बीमारी थी और किमो के पिता एक बायोलॉजिस्ट थे जो इस वायरस की खोज करने वाली शुरुआती टीम का हिस्सा थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सिर्फ 3 साल का है और बचने की उम्मीद कम है, तो उन्होंने एक बड़ा खतरा मोल लेते हुए किमो के शरीर में इस वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन अनजाने में वह एक स्पेशल इन्फेक्टेड बन गया और एक रात जब किमो को पागलपन का दौरा पड़ा तो उसने अपने ही पिता को काट लिया। उसके पिता इस वायरस से खुद को नहीं बचा सके और एक आम ज़ोंबी बन गए, जिसके बाद लीना को खुद अपने हाथों से उन्हें मारना पड़ा। यह दर्दनाक कहानी सुनकर एडैन के दिल में उस माँ के लिए इज्जत और बढ़ गई और उसने तय किया कि वो इस छोटे से परिवार के लिए हमेशा अपनी तरफ से मदद करेगा। लीना का परिवार भी धीरे धीरे एडैन पर भरोसा करने लगा था। तभी अचानक उनके कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे किमो समझ गया कि उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ने वाला है। उसने फौरन खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंदर से उसके चीखने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। लीना का दिल यह सब सुनकर छलनी हो रहा था, लेकिन वह बेबस होकर सिर्फ बाहर खड़ी वक्त गुजरने का इंतजार कर सकती थी। इसके बाद एडैन ने आगे बढ़कर खुद इस निगरानी की जिम्मेदारी ले ली ताकि घर के मर्द होने का फर्ज निभा सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन जब किमो की बहन बाहर खेल रही होगी तो वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगी। लीना को समझ आ गया कि बच्ची को भी वही दिल की बीमारी हो चुकी है। विला में मौजूद बेहद सीमित मेडिकल सहूलियतों की वजह से उसका इलाज नामुमकिन था। एडैन चाहता था कि लीना अपनी बेटी को भी किमो की तरह वायरस का इंजेक्शन देकर इन्फेक्टेड कर दे ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन लीना ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि किमो का मामला लाखों में एक था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली थी। आखिरकार दोनों ने भारी मन से उस बच्ची को शांति से अलविदा कहने का फैसला किया। पागल हो चुके किमो और उसके पूरे परिवार ने मिलकर अपनी लाडली बहन को उसके आखिरी सफर पर विदा किया। अब एडैन के भी वहां से जाने का वक्त हो चुका था। किमो और लीना की लाख मिन्नतें करने के बावजूद वह अपनी पत्नी को खोजने के पक्के इरादे के साथ वहां से उत्तर की तरफ निकल गया। घर के 2 सदस्यों के चले जाने के बाद लीना और उसके बेटे को विला में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। इसी बीच पास के जंगल में सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के आदमियों को वो कार मिल गई जिसे शुरुआत में जैक ने छिपाया था। यह महज एक इत्तेफाक था कि वह कार उसी जोड़े की थी जो उस बुजुर्ग की भगोड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड जैक थे। कार मिलने की जगह के सबसे नजदीक लीना का विला था, इसलिए सफेद दाढ़ी वाले शख्स ने अपनी टीम के साथ वहां दोबारा तलाशी लेने का फैसला किया। उधर बर्फ में सो रहा एडैन अचानक कदमों की आहट सुनकर जाग गया और बाहर जाकर देखा तो बर्फ पर फौजियों के पैरों के बहुत सारे निशान थे जो सीधे लीना के विला की तरफ जा रहे थे। खतरे का एहसास होते ही वो फौरन उसी रास्ते से वापस भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरे विला पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और सफेद दाढ़ी वाला लीडर लीना से अपनी बेटी के बारे में सख्ती से पूछताछ कर रहा है क्योंकि उसके आदमियों को लड़की की एक चीज वहां से मिली थी। लीना खामोश थी और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। इसी दौरान एडैन चुपके से पहरेदारों की नजर से बचकर विला के अंदर घुस गया और उसने किमो को किचन में छुपा हुआ पाया। दुश्मनों की तादाद का अंदाजा लगाने के बाद एडैन ने अपना हथियार निकाल लिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह एक बेखौफ मौत का फरिश्ता बन गया जो उन सभी सैनिकों को खत्म करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, सैनिकों ने उस पर बंदूकें तान दी और जमीन पर लीना बेहोश पड़ी थी। खुद को और सभी को बचाने के लिए उसने एक खतरनाक कदम उठाया और अपनी म्यूटेंट शक्तियों के पागलपन को तुरंत जगाने के लिए उसने खुद चाकू से अपनी ही गर्दन काट ली। वहां मौजूद सैनिक हैरान होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन लीना फौरन एडैन का इरादा समझ गई और वह चुपके से किमो का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई।
कुछ ही पलों में एडैन का खतरनाक पागलपन शुरू हो गया और वह एक ऐसे अजेय मॉन्स्टर में बदल गया जिसे मारना नामुमकिन था। उसने पलक झपकते ही सफेद दाढ़ी वाले शख्स और उसके सभी आदमियों को बेरहमी से मार डाला। क्योंकि इस बार लीना ने उसे रस्सियों से नहीं बांधा था, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर विला से दूर भागने में कामयाब रही। उधर एडैन की चीखों की आवाज सुनकर आसपास के जंगलों से अनगिनत ज़ोंबी विला की तरफ खींचे चले आए। अगले दिन जब एडैन का पागलपन खत्म हुआ और उसे होश आया तो पूरा विला लाशों से भरा पड़ा था। उसे मेज पर लीना का छोड़ा हुआ एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वह और उसका बेटा उत्तर की तरफ निकल चुके हैं और किस्मत रही तो वे दोबारा जरूर मिलेंगे। ये पढ़कर एडैन मुस्कुराया और उसने किमो की बहन की वो पसंदीदा गुड़िया उठाई और उसे अपने साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश में उत्तर की तरफ बढ़ गया। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना।